गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम रोमांटिक पोइट्री के बारे में पढ़ेंगे। हमारे लास्ट के वीडियो में हमने रोमांटिक एज पढ़ना शुरू किया था और आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम पर्टिकुलर रोमांटिक एज की जो पोइट्री थी, जो पोइट्स थे, उनका जो लिखने का तरीका था या फिर जिन चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा और कौन कौन से पोइट्स हुए रोमांटिक एज के, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम कि जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि न्यू क्लासिकल एज जो थी, क्योंकि हम जब भी कोई एज पढ़ते हैं तो हम उसको हमेशा लास्ट जो एज थी उसके रेफरेंस में उसके साथ कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं। क्योंकि जिस तरह से मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि कोई भी जो चेंज होता है या फिर कोई भी जो नई एज आती है वो अचानक से कभी भी नहीं आती है। वो जो चेंजेस होते हैं वो हमेशा स्लो चेंजेस होते हैं। तो हम जिस तरह से हमने देखा था कि न्यू क्लासिकल एज जो थी उस एज में राइटर्स ने प्रोज ज़्यादा लिखे थे, ठीक है, और जो रोमांटिक एज थी उस एज में पोइट्री ज़्यादा लिखी गई थी, ठीक है। और पोइट्री लिखे जाने का रीज़न मैंने बताया था कि जो रोमांटिक पोइट्स थे वो नेचर के ज़्यादा क्लोज थे, नेचर के ज़्यादा करीब थे, इसलिए उनके जो वर्क्स थे वो लिरिकल थे। यही वजह है कि उन्होंने पोएम्स ज़्यादा लिखी थी, ठीक है। Among the forms of literature during the years of the Romantic period, poetry was the most dominant. तो जिस तरह से रिनेसेंस जो एज थी उसमें ड्रामास लिखे गए थे, या फिर अपन कह सकते हैं कि ड्रामा डोमिनेंट फॉर्म थी, और जिस तरह से न्यो क्लासिकल एज में प्रोज डोमिनेंट फॉर्म थी, ठीक उसी तरह से रोमांटिक एज में पोइट्री जो थी वो डोमिनेंट थी, ठीक है। एज ड्रामा वॉज द प्रोमिनेंट फॉर्म ड्यूरिंग द रिनेसेंस एंड प्रोज ड्यूरिंग द न्यू क्लासिकल पीरियड, सो वॉज पोइट्री द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड, ठीक है। तो जिस तरह से रिनेसेंस में ड्रामा डोमिनेंट फॉर्म थी एक्सप्रेशन की, न्यू क्लासिकल एज में एक्सप्रेशन की जो फॉर्म थी डोमिनेंट वो थी प्रोज, ठीक उसी तरह से रोमांटिक पीरियड में एक्सप्रेशन की जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म थी वो क्या थी, वो पोइट्री थी। As the neoclassical poetry became highly prosaic, so did become the romantic prose highly poetic। मतलब जिस तरह से न्यू क्लासिकल, ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि न्यू क्लासिकल एज में सिर्फ प्रोज ही लिखे गए थे, ऐसा नहीं है। उस समय में भी पोइट्री लिखी गई थी, बट हम ये कहेंगे कि जो डोमिनेंट फॉर्म था वो प्रोज था, ठीक है। तो न्यू क्लासिकल एज में जो पोइट्री लिखी गई थी वो पोइट्री भी प्रोजेक थी, ठीक है। ठीक उसी तरह से ऐसा नहीं है कि रोमांटिक एज में सिर्फ पोइट्री ही लिखी गई थी, प्रोज नहीं लिखा गया था, ऐसा नहीं है, प्रोज भी लिखा गया था, लेकिन जो डोमिनेंट फॉर्म था वो फॉर्म कौन सा था, वो पोइट्री था। तो जिस तरह से न्यू क्लासिकल एज में पोइट्री भी प्रोजेक बन गई थी, ठीक उसी तरह से रोमांटिक एज में जो प्रोज थी वो भी क्या बन गई थी, पोइट्रिक बन गई थी, लिरिकल थी। जो प्रोज जो थी वो भी कैसी थी, लिरिकल थी, ठीक है, पोइट्रिक थी। उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की जो हमें रोमांटिक पोइट्री में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द अर्ज टू गिव वेंट टू पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशंस, desires and longings, dreams and fantasies, ideals and so the urge to give vent to personal feelings and emotions, desires and longings, dreams and fantasies, ideals and aspirations। तो रोमांटिक एज की जो पोइट्री थी उसमें पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशंस थे,
डिज़ायर्स एंड लॉन्गिंग्स की बात थी, ड्रीम्स एंड फैंटेसीज़ की बात थी, आइडियल्स एंड एस्पायरेशंस की बात थी। ठीक है, तो ये कुछ थीम्स हम कह सकते हैं जो हमें रोमांटिक एज की पोइट्री में देखने को मिलती हैं। पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस, डिज़ायर्स और लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड फैंटेसीज, आइडियल्स एंड एस्पायरेशंस। सेकंड नंबर पे है द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द प्योर एंड आइडियल ह्यूमन नेचर विच फाइंड्स एक्सप्रेशन थ्रू द इनोसेंट चाइल्ड, द सिंपल रूरल फोक, द प्लेटोनिक ब्यूटी, द आइडियल सोसाइटी एंड द यूनिटी ऑफ बीइंग। तो जो रोमांटिक पोइट्स थे वो बात करते थे, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, कि वो ह्यूमन बीइंग्स की जो प्रिस्टाइन प्योरिटी है, ठीक है ना, कि उन्होंने ह्यूमन बीइंग्स जो है उनको नोबल सीट, उनका जो हर्ट है उसको नोबल सीट बताया है। ठीक है, कि जो बेसिकली जो ह्यूमन नेचर होता है वो हमेशा अच्छा ही होता है, और उसकी प्रिस्टाइन प्योरिटी की बात की है। तो जो रोमांटिक पोइट्स थे वो ह्यूमन बीइंग्स की प्योर और ह्यूमन जो नेचर है उसको प्योर और आइडियल बताते थे। ठीक है, अपन कह सकते हैं कि वो प्रिस्टाइन प्योरिटी की बात करते थे। विच फाइंड्स एक्सप्रेशन थ्रू द इनोसेंट चाइल्ड, जिस तरह से एक जो बच्चा होता है उसको हम इनोसेंट मानते हैं, बहुत ज़्यादा मासूम मानते हैं, जिसको किसी भी प्रकार की जो बुरी जो चीज़ें होती है वो उनसे दूर होता है। ठीक उसी तरह से ह्यूमन नेचर जो होता है, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो भी इनोसेंट चाइल्ड जैसे ही होते हैं, वो उनकी प्रिस्टाइन प्योरिटी में बिलीव करते हैं। ठीक है, दिस सिंपल रूरल फोक की बात करते हैं, जैसा कि हम इसका जो स्लोगन है रोमांटिक एज का वही है रिटर्न टू नेचर। ठीक है, तो रिटर्न टू नेचर का मतलब यहाँ पर यही लिया गया है कि जो रोमांटिक जो पोइट्स थे, तो जिस तरह से न्यू क्लासिकल एज में राइटर्स कॉफ़ी हाउसेस क्लब्स में बैठ के लिखा करते थे, तो रोमांटिक एज में जो पोइट्स थे वो क्लोज थे नेचर के। ठीक है, तो वो रूरल फोक जो थी वो उनकी पोएम्स में शामिल हो रही थी, वो उनके बारे में भी पोएम्स लिख रहे थे, और वो सिटीज़ से बाहर जाकर रूरल एरियाज़ में जाकर पोइट्री लिख रहे थे। तो उनकी जो राइटिंग्स में शामिल हो रही थी वो रूरल फोक भी शामिल हो रही थी। उनकी जो लैंग्वेज थी रोमांटिक पोइट्स की वो भी सिंपल होती जा रही थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो रूरल फोक जो थी उनको अपनी पोइट्री में इंक्लूड कर रहे थे। द प्लेटोनिक ब्यूटी की बात करते हैं, द आइडियल सोसाइटी की बात करते हैं, एंड द यूनिटी ऑफ बीइंग, और ह्यूमन जो बीइंग्स हैं उनकी यूनिटी की बात करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ये कुछ थीम्स हैं। ठीक है, ये कुछ आइडियाज़ हैं जिनको रोमांटिक पोइट्स ने अपनी पोएम्स में इंक्लूड किया था। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लव डिज़ायरिंग यूनियन बिटवीन मैन एंड मैन एंड नेचर एंड मैन एंड यूनिवर्स। तो कुछ रिलेशंस हैं, यूनियन की डिज़ायर करते हैं वो किसके बीच में? मैन एंड मैन के बीच में, मैन एंड नेचर के बीच में, एंड मैन एंड यूनिवर्स के बीच में। और नेचर जो है वो जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि रोमांटिक एज जो थी उसमें सेंटर में था नेचर। लेकिन वो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पर भी जो नेचर के साथ उनका जो कनेक्शन था, किनका? रोमांटिक पोइट्स का, वो भी डिफरेंट था। ठीक है ना, अभी मैं आगे उसके बारे में बताती हूँ। फोर्थ जो पॉइंट है वो है द लिरिकल मोड रिलाइंग ऑन यूनिटी एंड हार्मनी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ऑन द ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ द पोएम, ऑन द इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग, ऑन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिदम। Romantic poets can be divided into two generations, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड और यंगर जनरेशन। तो हम जो रोमांटिक पोइट्स हैं उनको दो जनरेशन्स में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, और सेकंड जनरेशन, या फिर इनको यंगर जनरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ द रोमांटिक पोइट्स, यहाँ पर पोइट्स आएगा। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द रोमांटिक पोइट्स वर विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, रॉबर्ट सवदी, वॉटर स्कॉट, थॉमस कैम्पबेल एंड थॉमस मूर। तो इन सबको हम फर्स्ट जनरेशन में इंक्लूड करते हैं, जिनमें भी जो ज़्यादा फेमस रहे हैं वो रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। उसके बाद में सेकंड जनरेशन में इंक्लूड करते हैं, या फिर हम यंगर जनरेशन भी कह सकते हैं, उसमें थे बायरन, शेली, कीट्स एट्सेट्रा बिलोंग टू दी यंगर जनरेशन।
ठीक है। इनको बायरन को, शैली को और कीट्स को इनको यंगर जनरेशन में इंक्लूड करते हैं और तीनों की ही डेथ बहुत ही यंग एज में हो गई थी। तो यहाँ पर भी हमें यंगर जनरेशन और जो ओल्डर जनरेशन है उनकी जो राइटिंग स्टाइल थी, उनकी जो राइटिंग थीम्स थी, उनमें भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि रोमांटिक जो पोइट्स थे, रोमांटिक एज के जो पूरे पोइट्स थे, उनके जो लिखने की, उनकी जो राइटिंग स्टाइल थी या फिर उनकी जो थीम्स थी वो सेम नहीं थी। यंगर जनरेशन और जो ओल्डर जनरेशन है उन दोनों में भी हमें काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, साउदी, जो सीनियर्स जो थे यंगर जनरेशन के, उनका जो लिखने का स्टाइल था वो अलग था, उनकी जो थीम्स थी वो अलग थी और यंगर जनरेशन्स की अलग थी। इवन यंगर जनरेशन के जो पोइट्स थे, जिनमें हम कीट्स, शैली और बायरन को इंक्लूड करते हैं, ये एग्री भी नहीं करते थे कम्प्लीटली किनके साथ में, जो एल्डर जनरेशन थी, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और सदी और जो भी राइटर्स थे उनसे वो एग्री भी नहीं करते थे। जो बाद वाली जो जनरेशन थी, यंगर जनरेशन, वो ज़्यादा रेडिकल थी, ठीक है, रिवोल्यूशनरी थी। जबकि जो फर्स्ट जनरेशन थी वो कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव थी, लेकिन बाद वाली जो जनरेशन आई वो ज़्यादा रेडिकल थी, वो चेंजेस लाना चाहती थी। किस तरह के चेंजेस? सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस। तो उन्होंने ज़्यादा फ्री होकर वर्क्स कंपोज किए थे। तो इस तरह से कुछ डिफरेंसेस भी हैं। हम आगे वाले वीडियो में इनके जो डिफरेंस है यंगर जनरेशन और एल्डर जनरेशन के बीच में, उनको और ज़्यादा पढ़ेंगे।